दोस्तों, यूएनएससी में वीटो पाने के लिए अब भारत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और उसने साफ साफ यूएन को मना कर दिया है कि अगर यह मंजूरी नहीं मिलेगी तो भारत यूनाइटेड नेशन से भी अलग हो सकता है। यानी कि यूएनएससी से जो अभी टेम्पररी मेंबरशिप रखता है उस मेंबरशिप से भी अब भारत हट जाएगा। आपको बता दें कि गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ इंडियन है। तो आप समझ सकते हैं कि दो बड़ी कंपनियों के जो मेन संचालन करने वाले व्यक्ति हैं वे इंडियन हैं। तो ना जाने अब लाखों छोटी छोटी कंपनियों को संचालित करने वाले इंडियन कितने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत एक बड़े बिजनेस हब की तरह सभी देशों के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से मार्केट बहुत बड़ा है। भारत को आखिर यूएनएससी में अब तक क्यों वीटो नहीं दिया गया? खास करके चीन जो इन सब के बीच बाधा बनता है, वह क्यों बनता है? और अब इन सब चीजों का जवाब देने के लिए भारत ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वह अब किसी बड़े देश से पीछे नहीं है। भारत का हमेशा से रूस साथ देता है और देता भी रहेगा, और उसकी बदौलत भारत ने अब उस यूएनएससी को भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे शुरू कर दी है और यूएनएससी को मना भी कर सकता है भारत, और फिर जो G20 है उस पर भी विचार कर सकता है कि उन सभी 20 देशों को भी वीटो मिले, क्योंकि वह 30 साल 40 साल पुरानी बात होती जब 5 ही देश पावरफुल होते थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया पावरफुल है जो कि उसके पास वीटो नहीं है। इंडिया कितना बड़ा पावरफुल देश है, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें पता है कि कितना पावरफुल है, लेकिन तब भी भारत के पास वीटो नहीं है। इसके अलावा ब्राजील, जर्मनी जैसे बड़े देशों के पास वीटो नहीं है। तो बड़े बड़े 20 देशों को वीटो देने के लिए भारत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आगे आपको बताते हैं कि भारत ने एक कॉरिडोर डील को मना कर दिया है, जिसके लिए G7 देशों ने भारत को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने मना किया है। तो आपको हम इस कॉरिडोर के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ मामला है और इसे क्यों बनाया जा रहा था, जिसे भारत ने मना किया है। दरअसल मामला यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया देख रही है, यूक्रेन में सबसे ज्यादा गेहूं हुआ करता था और इसी वजह से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से रोटी दुनिया भर में सप्लाई होती थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में तो ब्लैक सी में रूस ने कथित तौर पर वोट वगैरह सब कुछ बंद कर दिए ताकि वहां से सप्लाई ना की जा सके। लेकिन बाद में जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच एक फैसला लिया गया, जिसके दौरान यह कहा गया कि यह कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होगा और यहां से अनाज को निकलने दिया जाएगा और दुनिया भर में यूक्रेन से गेहूं को एक्सपोर्ट होने दिया जाएगा। इसको यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर का नाम दिया गया था। ऐसे में यह जो मानवीय कॉरिडोर बनाया गया था उसके लिए रूस भी तैयार हो गया था और ऐसे में रूस ने भी सोचा था कि दुनिया भर के लोगों को परेशान करने से अच्छा है कि इसके थ्रू सप्लाई होता रहे और दुनिया भर के लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन अचानक से जब गैलेक्सी में रूसी जहाज आया तो उसे यूक्रेन के ड्रोन ने अपना निशाना बना दिया, जिसके बाद रूस ने हमले को गलत ठहराते हुए इस डील को भी बंद कर दिया। ऐसे में रूस के ऐसा करने से बस फिर से गेहूं के दाम तेजी से बढ़ने लगे और इस डील के टूटते ही स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन अब G7 देशों ने कहा है कि हम एक समझौता करते हैं जो यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर के नाम पर हो, जिस पर दुनिया भर के देश गेहूं की सप्लाई दुनिया भर में करते रह सके। ऐसे में भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना करते हुए कहा कि हम इस कॉरिडोर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम वैसे भी दुनिया भर के देशों को गेहूं सप्लाई करते ही रहते हैं जिनको जरूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस कॉरिडोर में घुस जाए और गेहूं देने के लिए बाध्य हो जाए तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान ठीक उसी तरह से तालिबान के लिए बनता जा रहा है जिस तरह से भारत उसके लिए खतरे की घंटी है। यानी कि पाकिस्तान और भारत की तरह जिस तरह से भारत ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर अटैक किया था, उसी तरह से पाकिस्तान ने अब तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान भी चुप नहीं बैठा है। पाकिस्तान की अब ऐसी हेकड़ी निकाल दी है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह सब कुछ क्यों हुआ और पाकिस्तान ने क्यों एयर स्ट्राइक तालिबान पर की, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं।
और उसके बाद तालिबान का क्या रिएक्शन आया है यह भी आप जानेंगे, तब जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान के अखबार ने यह खबर दी थी कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में टीटीपी की पनागाहों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में इस खबर के बाद यह जानकारी निकल कर आई कि पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर है, जहां नंगरहार नाम की एक जगह है, उसके ऊपर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि नंगरहार नाम की जो जगह है उसके ऊपर अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान खुद भी नहीं ले रहा है। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि हमने ये कार्रवाई नहीं की। दोस्तों आपको बता दें कि दो तरह का तालिबान मौजूद है। एक तो वह तालिबान जो अफगानिस्तान में अपनी सत्ता बना चुका है, यानी कि अपनी सत्ता हासिल कर चुका है, और दूसरा तालिबान जो पाकिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान में अपनी सत्ता बनाना चाहता है या बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वह लगातार पाकिस्तान पर अटैक भी कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान उस तालिबान से बहुत परेशान रहता है। अब यह जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर निकल कर आ रही है, यह एक नहीं बल्कि 2 बार एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसमें 4 आम नागरिक मारे गए। ऐसे में अभी देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार इस स्ट्राइक के ऊपर क्या बोलती है, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक के होने के बाद अब तक कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि सिर्फ एक लोकल रीजनल न्यूज़पेपर में एक खबर छपी। बता दें कि असल में ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, बल्कि पहले भी पाकिस्तान द्वारा तालिबान के ऊपर अटैक किए जा चुके हैं। उस समय भी जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। दोस्तों यह खबर पिछले साल की है, जब अफगानिस्तान के अंदर 40 सिविलियन मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने तब तालिबान पर एयर स्ट्राइक की थी, और यह अप्रैल 2022 की खबर है। जैसे ही यह खबर मीडिया में वायरल हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। दोस्तों ऐसे में पहले जो यह मामला हुआ था उस समय भी 40-50 लोग मारे गए थे, और उस समय जैसे तैसे इस सिचुएशन को संभाला गया था। लेकिन अगर अब फिर से यह सिचुएशन हाई होगी तो ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में काफी बुरे हालात बनना तय है, क्योंकि इस सिचुएशन को फिर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास इतना बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत कहां से आई। तो आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो उसे पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में अमेरिका के इस आश्वासन के बाद से ही पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आई है। लेकिन तालिबान पर हमला करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती मोल ले ली है। दोस्तों तालिबान अब पाकिस्तान पर कब चढ़ाई कर दे कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है? तालिबान को अब किस तरह से एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और तालिबान पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को अपना आइडियल मानता है, भले ही वह मुस्लिम राष्ट्र है, यह बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों ऐसे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।